माई सेल्फ भावना और स्वागत है आपका भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 12 की चैप्टर 1 की। ठीक है, तो आज हमने जो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी आईक्यू लेवल की, ठीक है, और इंटेलिजेंस की। तो आज हम जो उससे आगे बात करते हैं कि हम बात करेंगे आज टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कि कितने टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकते हैं और कल्चर और इंटेलिजेंस का क्या रोल है। उसके अलावा इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस किसे समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा सीरीज है इसमें फर्स्ट हम लेते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कि कितने टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में हमने क्या देखना होता है कि हमने एक पर्सन के बारे में टेस्ट लेना होता है। एक पर्सन के बारे में हम क्या करते हैं, एक पर्सन को हमने सामने रखा है और उससे हम टेस्ट ले रहे हैं उसका। तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, उस बंदे की फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है, उसके मूड का ध्यान रखना पड़ता है और हमें क्या चाहिए अपने टेस्ट में वो सब ध्यान रखना पड़ता है। तो जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, मतलब कि वो स्टैंडर्डाइज होते नहीं है, ठीक है। वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते, तो उसमें क्या होता है कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन उनमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट में, लेकिन होता क्या है कि हमें ज़्यादा टाइम लगता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और प्लस में कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि एक पर्सन को हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। और यही अगर ग्रुप टेस्ट की अगर बात की जाए तो ग्रुप टेस्ट में होता क्या है कि ग्रुप टेस्ट में हमने ज़्यादातर रिटर्न में होते हैं ग्रुप टेस्ट और हम एक ही टाइम पे काफ़ी सारे लोगों का टेस्ट ले लेते हैं, जिससे कि ये कम टाइम लगता है और इनमें कम पैसा लगता है, मतलब टाइम बचता है। और इसमें हमें लोगों के मूड या फीलिंग्स का ध्यान में नहीं रखना होता, ठीक है। क्योंकि हमने क्या, जैसे ग्रुप टेस्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जितने भी एप्टीट्यूड लेवल के टेस्ट आते हैं, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया जैसे कंडक्ट हो रहे हैं, ऑल ओवर मतलब कि स्टेट कंडक्ट हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन एक बार में टेस्ट करते हैं। तो उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता कि किसी का मूड है तो वो टेस्ट देने आएगा वरना नहीं आएगा। उसमें हमने क्या है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, हमने कंडक्ट कर दिया, उसके बाद सामने वाले पर्सन अपने अपने जवाब लिखते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात आती है वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट की। तो वर्बल टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे आपको रिटर्न में लिखना होता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। तो वर्बल के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि लिटरेसी की, कि जो पर्सन उसमें एग्जाम में बैठा है, जो वर्बल टेस्ट हम जिसका ले रहे हैं, उसको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आनी होनी चाहिए, ठीक है। उनको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आती हो, ठीक है, ताकि वो उसमें आंसर लिख सकें। तो इसमें आपको पढ़ना मतलब कि टेस्ट में की जो लैंग्वेज है उसको आना जरूरी है, लिटरेचर जरूरी होता है इसके लिए। नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो पैटर्न रिलेटेड होता है, कि आपको अलग अलग पैटर्न दिए जाते हैं और उसमें आपको बताया जाता है कि इसके बाद क्या आएगा, आपको वो पता करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको एक फिगर दे दी गई है, ट्राइंगल की एक फिगर दे दी गई है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि यार इसके बाद क्या आएगा। जैसे कि फर्स्ट ऐसे है, नेक्स्ट इसमें ये चीज़ आ रही है, स्क्वायर आ रहा है, देन इसमें सर्कल आ रहा है, तो उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है ट्राइंगल स्क्वायर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा, तो ऑब्वियसली बात है सर्कल आएगा। तो इस टाइप के टेस्ट आपके होते हैं, या फिर पैटर्न रिलेटेड होते हैं कि पैटर्न दिया जाता है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उससे आपको पता लगाना है कि नेक्स्ट इमेज क्या होगी, ठीक है। ये होता है नॉन वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट इसमें आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होती है कि आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, आपका परफॉर्मेंस लेवल टेस्ट किया जाता है। आपको एक टास्क दे दिया जाता है कि आप उस टास्क को कितनी अच्छे से करते हो, वो आपकी परफॉर्मेंस का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, कोई भी टास्क हो सकता है, कोई एक्टिविटी से रिलेटेड टास्क हो सकता है। आपको बोला जा सकता है कि यार आपको ये अरेंज करना है, ये पजल बनानी है आपको, या फिर ये चेयर अरेंज करनी है, एक सीक्वेंस में अरेंज करनी है, या फिर और भी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। जैसे बॉल्स को बोल दिया गया कि बॉल्स को आपने कितनी जल्दी एक मतलब उस घेरे में डालना है, तो बहुत सारी मतलब एक्टिविटी हो सकती है। तो वो आ जाता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, ठीक है। आपका टास्क चेक करेंगे, आपकी एक्टिविटी चेक करेंगे उसमें। नेक्स्ट आपके आते हैं कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट, ठीक है। अब कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट में क्या होता है, पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक टेस्ट की हम बात करेंगे कि यूरोप में ना अर्बन एरिया के मिडिल क्लास के लिए एक टेस्ट बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि जो मिडिल क्लास की जो कल्चर होता है, उसकी जो वैल्यूज होती है, उस टेस्ट में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं।
तो उसमें होता क्या है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं यूरोप के, वो तो उसमें निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं भी एशियन कल्चर का या फिर उनके अपर क्लास का या लोअर क्लास का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, उनके रीति रिवाजों का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो जो मिडिल क्लास में पले बड़े लोग हैं वो तो उसमें निकल जाएंगे, अच्छा करेंगे। क्यों अच्छा करेंगे? क्योंकि वो उसमें ग्रो अप हुआ है, ठीक है, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो उसी कल्चर की है, तो वो उसमें अच्छा करते हैं। लेकिन जो बाकी होंगे, बाकी एशियन कल्चर के हैं या अफ्रीकन कल्चर के, वो उसमें अच्छा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग उस कल्चर में नहीं हुई है। तो ज़्यादातर जो पास होते हैं उसमें कौन पास होते हैं? मिडिल क्लास लोग पास होते हैं। कहाँ के? यूरोप की, जिस कल्चर का वो टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें क्या है कि जो नए नए टेस्ट आए हैं इंडिया में उसके बारे में इसमें जिक्र हुआ है। ये ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें जो सबसे फेमस टेस्ट बताया गया है वो बताया गया है भारतीय बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। एक ये पॉपुलर टेस्ट है जो इंडियन कल्चर का है। बाकी इतना मतलब कि कोई फेमस है नहीं। बाकी हाँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में टेबल 1.2 दी गई है जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट हैं, ठीक है, एक बार देख लेना उसको। अब इसमें एक और चीज आती है, सब मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उसका कुछ ना कुछ मिसयूज हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जब आपकी क्लास में भी अगर आपने देखा होगा, जिस बच्चे के मार्क्स कम आते हैं या फिर जिसके ज्यादा आते हैं, तो जिस बच्चे के मार्क्स पुअर आते हैं तो उसको सब बच्चे, बाकी बच्चे चिढ़ा रहे होते हैं। पेरेंट्स का जो प्रेशर आता है, पीयर प्रेशर आ जाता है उन पर, वो ज्यादा आ जाता है, स्ट्रेस उनमें ज्यादा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट का मिसयूज हो रहा है कि बच्चे पे नेगेटिव वो डाल रहे हैं, नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब कि जो बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो कहीं ना कहीं हर्ट होती है उस चीज में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कल्चर एंड इंटेलिजेंस। अब कल्चर एंड इंटेलिजेंस का हम मतलब क्या समझेंगे कि जो कल्चर होते हैं उनमें इंटेलिजेंस का क्या महत्व है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। कल्चर की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी। क्या होता है कि कलेक्टिव सिस्टम ऑफ बिलीफ होता है, कस्टम होता है, एटीट्यूड होते हैं, अचीवमेंट होती है, ठीक है। किसी और जगह पे कोई भाषा बोली जाती है, उनके कुछ अलग बिलीफ्स होते हैं, वो क्या मानते हैं, उनके रीति रिवाज क्या है, वो सारे कल्चर के अंदर आती है। इंटेलिजेंस का हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। अब इन दोनों का क्या कनेक्शन है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस का जो मापने का तरीका है वो अलग है। मतलब कि किसी की कल्चर में इंटेलिजेंस किसी चीज को माना जाता है और दूसरे कल्चर में उसको इंटेलिजेंस ना मान के किसी और चीज को इंटेलिजेंस माना जाता है, ठीक है। तो जैसे वेस्टर्न कल्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो मतलब कि वेस्टर्न कल्चर के जो बच्चे होते हैं उनमें जो इंटेलिजेंस नापा जाता है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू नापा जाता है कि जिनकी जो टेक्नोलॉजी में अच्छा है वो इंटेलिजेंट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जो इंडियन कल्चर है उसमें नापने का अलग तरीका है। हम लोगों में हम इंटेलिजेंस कैसे वो करते हैं कि जो लाइफ में कॉप अप कर रहा है, अच्छे तरीके से अच्छा कमा रहा है, उसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं, ठीक है। तो सारे कल्चर्स में जो मतलब कि मापने का तरीका है वो अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस किसको माना जाता है, ठीक है। तो इसमें 4 तरह के इंटेलिजेंस आते हैं कि अगर आप इन सब में अच्छे हो तो आप इंटेलिजेंट हो। मतलब इनमें से पर्टिकुलर अलग अलग टाइप की, जैसे कॉग्निशन कैपेसिटी में अलग टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है कि अगर आप इस चीज में आपकी इंटेलिजेंस का अलग लेवल है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। मतलब 4 तरह की इंटेलिजेंस होती है, उनको आपने देखना होता है। तो फर्स्ट इसमें आता है कॉग्निटिव कैपेसिटी, ठीक है। कॉग्निटिव कैपेसिटी में क्या आ जाता है आपका कि आप कितने सेंसिटिव हो, मतलब कि जो दूसरों की बातें हैं उसको कितना समझते हो, कितना मतलब सेंसिटिव तरीके से समझ रहे हो। जैसे कि कॉग्निटिव की बात अगर मैं करूँ तो इसमें मेन आएगा क्या, सेंसिटिविटी। सेंसिटिव कितने हो आप, किसी की जो फीलिंग्स है उसको कितना समझ रहे हो, कोई जो सिचुएशन है आपके सामने उसको कितना समझते हो, और प्रॉब्लम फिर उसको कैसे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हो, उसको कैसे सॉल्व करते हो, वो चीजें इसमें आ जाएंगी कि आपको ये पता है कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। कॉग्निटिव कैपेसिटी में आपकी सारी वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना आना चाहिए, आपको सेंसिटिव होना चाहिए सिचुएशन के प्रति, उसको समझना चाहिए सिचुएशन को, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना आना चाहिए, तो आप इंटेलिजेंट हो इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कॉम्पिटेंस में देखा गया है कि बाहरी जो जीवन होता है या फिर आपकी जो सोशल सर्कल है, आपकी फैमिली भी इंक्लूड है इसमें, स्कूल इंक्लूड है, ठीक है, समाज आपका इंक्लूड है। तो उसमें आप इंटेलिजेंस का जो लेवल है आपका वो कैसे मापा जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आप जो रिस्पेक्ट करते हो अपने रिलेटिव्स की, अपने दोस्तों की, अपने पेरेंट्स की, तो आपकी क्या पहले क्या देखी जाएगी कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो बाकी लोगों की,
ठीक है, रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए आपको। सेकंड क्या आना चाहिए आपको, कि आप बड़ों के जो ऑर्डर्स हैं उसको मान रहे हो। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स या रिश्तेदार आपको ये बोल रहे हैं कि बेटा एक गिलास पानी लेके आना या फिर कुछ लेके आना, तो आप उनको मना नहीं कर रहे हो कि मैं क्यों लेके आऊँ, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनकी बातों को, उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, मान रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि आप जो कमिटमेंट करते हो अपने एल्डर्स से उसको पूरी करते हो। ठीक है, आप कंसर्न हो, मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फैमिली के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति निभा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका सोशल कॉम्पिटेंस में इंटेलिजेंस, आप इसको कहेंगे। मतलब कि अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपकी जो रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि हाँ ये बच्चा बड़ा समझदार है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है इमोशनल कॉम्पिटिशन्स। इमोशनल कॉम्पिटेंस में क्या आ जाता है कि आपका जो इमोशनल लेवल है आप उसको कैसे मैनेज करके रखते हो। ठीक है, कि आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव है आपका, आपकी मोरल्स क्या है। ठीक है, प्लस में आपका जो खुद का जो मूल्यांकन करने के लिए आप काबिल हो, कि आप खुद का मूल्यांकन भी करते हो कि यार मैं सही हूँ इस सिचुएशन में या नहीं हूँ। प्लस में आप जो दूसरे लोग हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो। ठीक है, आपका पोलाइट नेचर है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंस में आ जाएगी। ठीक है, क्या आप इमोशनली लेवल पे आप इंटेलिजेंट हो या नहीं, वो इन चीजों से पता चलेगा। नेक्स्ट आपका आ गया एंटरप्रेन्योर कंपटीशन। इसमें क्या आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर में आपका आ जाएगा कि आप ऑफिस के वर्क या फिर वर्क प्लेस पे कैसे हो। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें देखी जाती हैं। एक तो फर्स्ट आप दृढ़ निश्चय होने चाहिए, मतलब कि अगर एक चीज को आप लेते हो तो उसको कमिटमेंट करते हो कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। प्लस में आपका जो पेशेंस लेवल है वहाँ पे वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी मैं ये कर रहा हूँ यार मेरा मन नहीं लग रहा तो आप दूसरी चीज में, वर्क प्लेस पे ऐसा नहीं चलता है। सेकंड, आप हार्ड वर्क होनी चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, मेहनती होनी चाहिए। प्लस में आप जागरूक होनी चाहिए कि क्या चल रहा है आपके, मतलब जो काम है उसमें कि नए नए आइडियाज जो आ रहे हैं उसके प्रति। प्लस में आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, पर्सनल मतलब कि गोल के लिए नहीं, जो वर्क प्लेस का गोल है उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो आप कंपनी के अकॉर्डिंग, वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग फिर इंटेलिजेंट माने जाओगे। नेक्स्ट आपका आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है कि आपको अपनी जो इमोशंस है उसका सही यूज करना आना चाहिए। कि आप मतलब कि जैसे कि आप अपनी इमोशंस को कितने अच्छे से कंट्रोल करते हो, आप सही जगह पे सही इमोशन आप लगाते हो। ठीक है, जैसे कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ चल रहा है कि आप पे पर्सनली अटैक किया जा रहा है और आप एग्रेसिव हो रहे हो, उल्टा उनको जवाब दे रहे हो, तो उससे होगा क्या कि अब बहुत सारे लोग हैं आप पे पर्सनली अटैक कर रहे हैं, आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, चाहते ही हैं। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है ऐसे सिचुएशन में, आपको अपने इमोशन, अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए और उनको फ्यूचर में मतलब कि अपने गुस्से को यूज करना चाहिए वहां पे कि आप उनसे बेटर करके दिखाएं, ताकि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं उनके मुंह पे ऑटोमेटिकली थप्पड़ पड़ जाए, है कि नहीं। कि उनको अपनी एग्रेशन से जवाब नहीं देना, अपनी मेहनत के तरीके से अपने गोल से जवाब देना है, आपने वो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, जिससे उनकी ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा, उनको जवाब आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी इमोशनल का यही होता है। अब इसमें एक डेफिनेशन भी दी गई है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। इट इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाइट एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। इट इज द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस। तो वही सब है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कि जहाँ पे खुश होने का माहौल है वहाँ पे आपको खुश होना चाहिए, चाहे मतलब कि अगर आप अंदर से दुखी भी हो लेकिन पार्टी चल रही है तो आप वहाँ पे मतलब कि दुखी होकर दिखा रहे हो, रो के दिखा रहे हो, वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पे क्या है, आपको वो चीज़ें कंट्रोल करनी है, आपको वहाँ पे खुश रहना है। ठीक है, आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं उस पार्टी से आपको दूर रखने हैं वहाँ पे कुछ देर के लिए। ठीक है, तो आपको अपनी इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी एक और चीज होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस को मापने का तरीका होता है। जैसे आईक्यू लेवल था इंटेलिजेंस लेवल के लिए, इसमें है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, इससे हम ईक्यू पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें मतलब कि आता है वो है, नेक्स्ट इसमें आता है स्पेशल एबिलिटीज। हाँ, स्पेशल एबिलिटीज, तो इसमें हमें दो चीज आती है, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट। तो स्पेशल एबिलिटीज का मतलब बेसिकली है क्या, स्पेशल एबिलिटी का मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसा क्या खास है जो आप किसी गोल को अचीव कर पाओ।
तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए है ना, आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो एप्टीट्यूड लेवल प्लस में इंटरेस्ट लेवल, दो चीजें चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है, मतलब एप्टीट्यूड बेसिकली होता क्या है, तो एप्टीट्यूड की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये मतलब कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप किसी चीज में आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आपके अंदर वो पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप उस चीज को कर पाओगे, ठीक है, उस चीज में अच्छा कर पाओगे। तो वो जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। और इंटरेस्ट होता है कि आप किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से, कितने एक्यूरेटली उसमें मन लगा के उस काम को कर सकते हो, मतलब कि आपका जो पैशन है वो उस चीज में है या नहीं है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट। अब एप्टीट्यूड की जो डेफिनेशन बुक में दी गई है वो दी गई है, एप्टीट्यूड रेफर्स टू स्पेशल एबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप कितना अच्छा कर सकते हो, अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो वो आप कहोगे एप्टीट्यूड लेवल। तो अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, मतलब एबिलिटी नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है, तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि पर्टिकुलर फील्ड की आपको नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे आप करना ही नहीं चाहते, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका एप्टीट्यूड लेवल भी उस चीज में होना चाहिए और इंटरेस्ट लेवल भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब इसमें एक और चीज दिख रही है कि एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, दो तरह के टेस्ट इसमें दिए गए हैं। और एक हमारा दिया गया है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। और एक हमारा है आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें इतना जरूरी कुछ है नहीं, बाकी मैं इसके साथ साथ इनकी डेफिनेशन भी डाल दूंगी, ठीक है, नीचे। नेक्स्ट हमारी बात आती है क्रिएटिविटी की, ठीक है। तो क्रिएटिविटी क्या होती है कि आप कि मन में एक अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, आप उनको एक्सप्रेस करते हो, कुछ नया आपको में करने की क्षमता होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का हमारा जो जिक्र है यहाँ पे, तो जो क्रिएटिविटी होती है सिर्फ ये नहीं होती कि मतलब जो पेंटर है वही क्रिएटिव होते हैं, जो साइंटिस्ट है वही क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव आप लोग भी हो सकता है कि आप अपने घर पे कुछ काम ऐसा करते हो जो आप मतलब नए तरीके से करते हो, ठीक है, और ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते, कुछ उसमें नया करते हो ताकि वो काम जल्दी हो जाए, तो आप भी क्रिएटिव हो, ठीक है। अब बात आती है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या फर्क होता है, एक बच्चे जो इंटेलिजेंस है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी एक एग्जांपल है कि एक लड़की है जो क्लास में क्या करती है, अच्छे से ध्यान देती है, मार्क्स भी अच्छे लाती है, होमवर्क भी टाइम पे करती है, डिसिप्लिन भी है, पंक्चुअल भी है, ठीक है, प्लस में उसके मार्क्स भी अच्छा आ रहे हैं, स्कोर भी वो अच्छा कर रही है, तो वो क्या हो गया, वो इंटेलिजेंट हो गई, ठीक है। लेकिन एक लड़की है जो एवरेज है, उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते जितनी दूसरी लड़की के आते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम नए नए आइडियाज देती रहती है, अपने घर पे भी वो मतलब कि नए नए आइडियाज से अपना काम करती है, अपनी मम्मी की हेल्प कराती है, ठीक है। और प्लस में स्कूल में भी सब उससे आइडियाज मांगे जाते हैं, तो उसके पास कोई ना कोई आइडिया होता है, तो वो बच्चे क्या है, वो क्रिएटिव है। इंटेलिजेंस पहली वाली लड़की है लेकिन दूसरे बच्चे क्रिएटिव है। लेकिन होता क्या है कि आपको क्रिएटिव मतलब कि आपको कब बोला जाएगा, क्रिएटिव होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको आपके पास इंटेलिजेंस हो, लेकिन कुछ थोड़ा सा पार्ट आपको एवरेज इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उस चीज में क्रिएटिविटी दिखा सको, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिएटिव हो, आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्रिएटिव होना जरूरी नहीं है उस बच्चे के लिए जो इंटेलिजेंट है। तो आपका हाई आईक्यू हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव हो, हाई आईक्यू के बावजूद भी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज है इसमें कि हमारी जो लाइफ होती है, बजाय इंटेलिजेंट होने के, हो सकता है कि आपका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन सिर्फ आईक्यू लेवल से ये नहीं तय होता कि आप लाइफ में भी अच्छा करोगे, ठीक है। लाइफ में अच्छा करने के लिए आपको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि आप अपने इमोशन को सही तरह पे यूज करो। जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा है, उसका जो मतलब कि जो बर्ताव है या फिर वो थोड़ा सा एटीट्यूड उसका ऐसा है, नेगेटिव एटीट्यूड है कि लोग उसे पसंद नहीं करते, तो वो उसको मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है किसी चीज की, ठीक है। उसमें मतलब एप्टीट्यूड है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उस चीज के लिए, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है उस चीज के लिए, ठीक है, कि आप लाइफ की जो सिचुएशन है उसके प्रति आप उसको
एडेप्ट कर पाओ और अपने इमोशन को अच्छे से यूज कर पाओ। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।